हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। तो इसके हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारा चैप्टर कंप्लीट है, सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियरली पहुँच रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज की क्लास का, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, इतना विजिबल है और यहां पे हमारे पास ये चलो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम रीड कर लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या। सो वेरियस पार्ट ऑफ द सेल आर गिवन बिलो एंड राइट देम इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इनको हमें इनकी प्लेस पे लिखना है। जैसे कि कुछ इसमें एनिमल सेल है, कुछ इसमें बैक्टीरिया सेल है, कुछ इसमें प्लांट सेल है एंड कुछ इसमें कॉमन है। ठीक है, सब में क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। तो सिर्फ अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करें, ओनली प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल, कौन कौन से है भाई इसमें प्लांट सेल? सिर्फ और सिर्फ जब हम प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में आएगा और दूसरा प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये प्लांट में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, so found only in plants to do photosynthesis। ठीक है, प्लांट्स में पाया जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। एंड सेल वॉल क्या है? सेल वॉल क्या करता है? ये भी प्लांट में पाया जाता है टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। Found in plants to give strength and support। क्लियर? अब हम स्पेसिफिकली प्लांट सेल हो गया हमारा, एनिमल सेल। ठीक है, तो एज सच एनिमल सेल के बारे में बात करें यहाँ पे तो कुछ फिक्स नहीं दे रखा है एनिमल सेल के बारे में, तो यहाँ पे हम उसको रहने देते हैं। हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियल सेल के बारे में। तो बैक्टीरियल सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? बैक्टीरियल सेल, नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में हमको क्या क्या मिल जाएगा? एक हमको मिल जाएगा न्यूक्लियोइड, ये बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, और दूसरा प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक, न्यूक्लियोइड क्या होते हैं? कहां पे होते हैं? जहां पे डीएनए स्टोर किया जाता है इन अ प्रॉपर न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या होंगे? अ रीजन वेयर डीएनए इज स्टोर, region where DNA is stored। and cell wall क्या होता है? क्या होता है सेल वॉल? आउटर पार्ट बोल सकते हैं हम। ठीक है, सेल वॉल क्या हो जाता है? आउटर पार्ट टू प्रोटेक्ट सेल, आउटर पार्ट टू प्रोटेक्ट सेल। ठीक, समझ में आया? तीनों में अगर कॉमन की बात करें कि प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल, सब में क्या चीज कॉमन है? तो क्या चीज कॉमन हो जाएगा? हमने पढ़ा था प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कह रही हूं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। कॉमन की अगर हम बात करें कि तीनों में कॉमन क्या होगा, तो कॉमन में हमारा क्या क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, ये सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन, एंड न्यूक्लियस। ये हर एक सेल में कॉमन होता है। ठीक है, ये हर एक सेल में क्या हो जाएगा?
कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है ओवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन, वन ये पार्ट लेके करेंगे हम, ये भी ले ले, देख लेते हैं। चलो, सो क्वेश्चन है यहाँ पे, आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब, आनंदी ने 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, एंड मार्क्ड them A and B. She put 2 spoonful of the sugar solution in each of the test tube. In test tube B she added spoonful of yeast. ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में उसने ईस्ट भी डाला है। देन शी अटैच्ड 2 incompletely inflated balloon in the mouth of the each test tube. She kept the setup in a warm place away from the sunlight. What do you predict what will happen after 3 to 4 days? She observed that balloon attached to the test tube B was inflated. What can be the possible explanation for this? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है एंड एक्सप्लेन करना है। ए वाला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, ए वाला पार्ट, ए वाला नहीं, फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि आफ्टर 3 to 4 डेज जो बलून बी है ना, जो टेस्ट बलून बी नहीं, जो टेस्ट ट्यूब बी में बलून लगा है विल इन्फ्लेटेड। ठीक है, वो क्या हो गया, इन्फ्लेट हो गया। लेकिन ऐसा बलून ए में नहीं हो रहा है। क्या रीजन है ऐसा करने के पीछे का? यस, ऐसा करने के पीछे का क्या रीजन है? अच्छा, ये ऑप्शन दे रखे हैं क्या हमको? रुको, सारे क्वेश्चन मैं लिख लूं यहाँ पे, तब तो मैं, आई थिंक ये ऑप्शन है। देखते हैं क्या है क्या नहीं है, सारे पॉइंट्स हमें मिल जाए। फिर ए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वाटर इवापोरेट इन अ टेस्ट ट्यूब बी एंड फिल्ड विद द बलून इन द वाटर वेपर। नेक्स्ट है हमारा, द वार्म एटमॉस्फेरिक एक्सपेंड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून। ईस्ट प्रोड्यूस अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब विच इन्फ्लेटेड द बलून, एंड शुगर रिएक्ट विद वार्म एयर विच प्रोड्यूस द गैस इवेंचुअली इन्फ्लेटिंग द बलून। तो क्या हो सकता है रीजन? यस, जो ईस्ट हमने ऐड किया है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ईस्ट क्या होता है, अ टाइप ऑफ फंगस जो शुगर के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करेगा इन अ वार्म कंडीशन, एंड इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा तो गैस कहाँ पे जाने की कोशिश करेगी, बाहर की साइड जाने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से बलून जो है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। समझ में आया? सो इसका ऑप्शन तो हमारा सी है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नाउ इसी का नेक्स्ट पोर्शन क्या है, सेकंड पार्ट, इसमें हमें लिखना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में हमको आंसर लिखना पड़ेगा। सो शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 फिल्ड विद द लाइम वाटर। दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया है जिसमें 1/4 क्या है, लाइम वाटर फिल किया गया है। शी रिमूव द बलून फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब बी इन सच अ मैनर दैट द गैस इनसाइड द बलून डिड नॉट एस्केप। जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो इस तरीके से बलून निकाला है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्केप नहीं हुआ, वहां से गया नहीं। शी अटैच द बलून टू द टेस्ट ट्यूब विद द लाइम वाटर एंड शुक इट वेल, एंड व्हाट डू यू थिंक शी वांटेड टू फाइंड आउट? तो लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब भी लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो ये लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है। ठीक है, तो व्हेन शी शेक द गैस विद द लाइम वाटर टर्न मिल्की, यहां पे क्या हो जाएगा, व्हेन शी shake the gas with lime water, then lime water turn milky। तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, और ये इंडिकेट कर रहा है, इट कंफर्म दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। It confirmed that given gas is carbon dioxide। ये कंफर्म कर रहा है कि इसके अंदर जो गैस है वो कैसा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करेगा किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, तो एक क्लाउडी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है,
when lime water react with carbon dioxide, they form cloudy substance. वो किसका फॉर्मेशन कर देंगे? वो क्लाउडी सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देंगे. एंड दिस शोज ईस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बी. दिस शोज ईस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन टेस्ट ट्यूब बी. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट. नाउ द थर्ड पार्ट इज है हमारा फार्मर वॉज पेंटिंग. पेंटिंग नहीं है, प्लांटिंग. A farmer was planting wheat crop in his field. He added nitrogen-rich fertilizers to the soil to get a good yield of the crops. In the neighboring field, another farmer was growing beans crop, but she preferred not to add nitrogen fertilizers to get healthy crops. Can you think of the reason? तो यहाँ पे 2 क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं. कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो किए जा रहे हैं, बताओ कौन कौन से क्रॉप्स है? पहला क्रॉप यहाँ पे क्या है, लिखा है क्या? फार्मर ग्रोइंग बीन्स क्रॉप. दूसरे वाले में तो बीन्स क्रॉप ग्रो किया जा रहा है, फर्स्ट वाले में व्हीट क्रॉप ग्रो किया जा रहा है. तो व्हीट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है. मतलब फार्मर ने क्या किया, नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर यूज किया. बट जहां पे बीन्स ग्रो हो रहा था वहां पे नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर्स यूज नहीं किया गया. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या रीजन है? क्या अब प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बताओ. तो जब जहां पे बीन्स था, बीन्स में नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया गया. क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बीन्स जो होते हैं उनके हम रूट्स की बात करें तो उनके रूट्स में ऑलरेडी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, एंड वो नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल कर देता है. ठीक है, सो दी फार्मर, हम यहां पे सेकेंड वाले फार्मर की बात करें. दी फार्मर ग्रोइंग बीन्स did not the farmer growing beans did not add nitrogen as a fertilizer. ठीक है, नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर्स बिकॉज beans plants have special bacteria, because beans plants have special bacteria called, इस स्पेशल बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? राइजोबियम. राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम इन देयर रूट नोड्यूल्स, इन देयर, ठीक है, इन देयर रूट नोड्यूल्स. इसीलिए उनको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ऐड करने की जरूरत नहीं थी. सो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द एयर, फिर उसको टर्न कर देते हैं ताकि प्लांट्स इजीली नाइट्रोजन ले सके. हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे नाइट्रोजन है ना, लेकिन प्लांट्स उन नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता. तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को टर्न कर देते हैं ऐसे फॉर्म में ताकि प्लांट्स इजीली वो नाइट्रोजन इनटेक कर सके. ठीक है, सो these bacteria ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? these bacteria take nitrogen, these bacteria take nitrogen कहां से लेंगे? from air, and उसको टर्न कर देंगे, टर्न इट इनटू न्यूट्रिएंट्स, टर्न इट इनटू न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देंगे दैट बीन प्लांट्स कैन यूज, सो दैट
बीन्स प्लांट्स कैन यूज, ताकि बीन्स प्लांट्स जो है आसानी से यूज कर सकें एंड मेक द सॉइल नेचुरली रिच इन नाइट्रोजन एंड मेक द सॉइल naturally rich in nitrogen. Now नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वीट क्रॉप के बारे में बात करते हैं। तो वीट क्रॉप के पास एज सच ऐसा कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है। सो वीट क्रॉप डू नॉट हैव such bacteria, right? Wheat crop do not have such bacteria, so the other farmers, जो दूसरे वाले फार्मर थे उनको फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत पड़ी, उनको नाइट्रोजन ऐड करने की जरूरत पड़ी। सो दी अदर फार्मर्स नीड So the other farmers need fertilizers to add nitrogen, for good yield, है ना, ताकि अच्छी yield हो सके, अच्छी growth हो सके, for good growth कर लो। चलो ओके तो अगर हम बीन्स ग्रो कर रहे हैं तो हमारे नाइट्रोजन के जो पैसे हैं, जो केमिकल के पैसे हैं, वो बच सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज स्नेहा डग 2 पिट्स। ठीक है, स्नेहा ने 2 गड्ढे खोद दिए, है ना, A and B in her garden. In pit A she put fruits and vegetable peel and mixed it with the dried leaves. In pit B she dumped the same kind of waste without mixing a dried leaves. एक में dried leaves डाला है, एक में dried leaves नहीं डाला। She covered both the pits with the soil and observe after 3 weeks. What is she trying to test? तो वो क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रही है, बताओ क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रही है? जो ड्राइड लीव्स है, ठीक है, वो ये चेक करने की कोशिश करेगी क्या जो ड्राई लीव्स हैं वो इन पील्स का ब्रेक डाउन करके उनको मेन्योर में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, सो और कैसे कर सकता है ना। सो स्नेहल इज ट्राइंग टू टेस्ट हाउ ड्राइड लीफ क्या करेगा, अफेक्ट दी breakdown of fruits and vegetables। ठीक है, fruits and vegetable peels into manure। किस तरीके से अफेक्ट करेगा ये हमें जानना है। तो पिट ए के बारे में अगर हम बात करें तो मिक्सिंग हुई है ड्राइड लीव्स की, है ना। सो इन पिट ए, अगर हम यहाँ पे पिट ए के बारे में बात करें, अ मिक्सिंग पील इन पिट ए, अ मिक्सिंग पील विथ ड्राइड लीव्स, ठीक है, मिक्सिंग पील विद ड्राइड लीव्स हेल्प्स, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, है ना। हेल्प माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई डिकम्पोजेस दी, जो भी बैक्टीरिया एंड फंगाई वो क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा बहुत फास्ट रेट से। ठीक है, फंगाई डिकम्पोज दी वेस्ट फास्टर, ठीक है, डिकम्पोज दी वेस्ट फास्टर एंड वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा,
न्यूट्रिएंट्स रिच मेन्योर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एंड टर्निंग इनटू न्यूट्रिएंट्स रिच मेन्योर, न्यूट्रिएंट्स रिच मेन्योर एंड टर्निंग इनटू न्यूट्रिएंट्स रिच मेन्योर। वहीं अगर हम पिट बी के बारे में बात करें, पिट बी में क्या है, कोई ड्राइड लीव्स ऐड नहीं किया गया है ना, विदाउट ड्राइड लीव्स, इन पिट बी विदाउट ड्राइड लीव्स, तो यहां पे डिकम्पोजिशन जो है वो स्लोअर हो जाएगा, डिकम्पोजिशन बिकम स्लोअर। जो डिकम्पोजिशन है वो क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा। क्यों स्लोअर हो जाएगा, बिकॉज microorganisms work less effectively, because microorganisms work less effectively, वो ज्यादा ऐसे जोश से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें मेन्योर बनाना है और हम चाहते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच मेन्योर बने, सो वी हैव टू ऐड दी ड्राइड लीव्स, ठीक है, समझ में आ गया। और इसको बहुत ज्यादा समय भी लगेगा, इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, अच्छा काम हो, तो ड्राइड लीव्स हमको ऐड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा इसमें 3 पार्ट है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इंस्टेड योर गट, किसी भी एनवायरमेंट में रह लेता है, इवन हमारे गट में भी रहता है। तो ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है भाई, ये है बैक्टीरिया, जो हमारे गट में प्रेजेंट होता है। सो दे लिव इन ऑल एनवायरमेंट, दे लिव इन ऑल एनवायरमेंट, ये सारे एनवायरमेंट में रहता है, जैसे कि ये पानी में रहता है, लाइक वाटर, एयर, सॉइल, है ना, वाटर में रहता है, एयर में रहता है, सॉइल में रहता है, एंड इनसाइड आवर गट, एंड इनसाइड आवर गट, और ये हमारे गट में भी रहता है। अब ये काम क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्पिंग विद डाइजेशन, हेल्पिंग विथ डाइजेशन, ठीक है, हेल्पिंग विथ डाइजेशन। सेकंड है हमारा, चलो, आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी, आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी, तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो केक एंड ब्रेड को सॉफ्ट एंड फ्लफी बना देता है। सो दैट इज ईस्ट, यही है हमारा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, ईस्ट बन जाएंगे। दिस फंगस, ये क्या है, फंगस ही है ना, दिस फंगस मेक केक एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी, केक एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी, कैसे बना देता है सॉफ्ट एंड फ्लफी, बाय प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बाय प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके ये केक एंड ब्रेड को फ्लफी बना देता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ओके, फ्लफी बाय प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ठीक है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। थर्ड वाले के बारे में बात करते हैं हम। सो थर्ड
थर्ड क्या कह रहे हैं भाई, थर्ड कह रहे हैं आई लिव इन द रूट ऑफ द पल्स क्रॉप्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। अभी हमने पढ़ा कौन सा यहाँ पे ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पल्सेस के रूट्स में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड राइजोबियम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। ये राइजोबियम क्या करते हैं हमारे एनवायरमेंट से, ठीक है, ये हमारे एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेके उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि प्लांट्स इजीली उनको इनटेक कर सके। एंड दिस बैक्टीरियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स, दिस बैक्टीरियम lives into root nodules of pulse। ठीक है, पल्सेस के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है एंड टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एनवायरमेंट, ठीक है, एंड टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एनवायरमेंट and turn into nutrient rich substance, nutrient rich, ठीक है, नाइट्रोजन, और वही प्लांट जो है वो इनटेक कर लेते हैं। समझ में आया, वही प्लांट जो है वो इनटेक कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया हमारा, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमको, सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हर एक कंडीशन में नहीं रह सकते हैं, उनके लिए उनका एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए, उनकी एक प्लेस होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पूरे एक एक्सपेरिमेंट के साथ हमको समझाना है। चलो, तो सबसे पहले मटेरियल में क्या क्या लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, मटेरियल ले लेंगे। मटेरियल में क्या क्या लेना है हमको बता दो फटाफट से, मटेरियल में क्या लेना है, वाटर ले लेंगे हम, ठीक है, सेकेंड हम क्या ले लेंगे, ईस्ट ले लेंगे, हम यहाँ पे ब्रेड के पीसेस ले लेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रखेंगे कहां पे, इसको बोल में रखेंगे, तो 3 स्मॉल बोल ले लो, ठीक है, 3 स्मॉल बोल ले लो। और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं हम, कंडीशन क्या रखेंगे, वार्म प्लेस रखेंगे, ठीक है, कंडीशन में क्या रहेगी भाई, हमारे पास वार्म प्लेस होना चाहिए, और कंडीशन चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ, एक वार्म प्लेस ले लो, एक ठंडा प्लेस ले लो, है ना, और रेफ्रिजरेटर, वार्म प्लेस ले लिया हमने, रेफ्रिजरेटर ले लिया, और एक प्लास्टिक बैग ले लेते हैं, अ सील्ड ठीक है, यहां पे हम क्या ले लेंगे, अ सील्ड प्लास्टिक बैग, है ना, हम यहाँ पे एक सील्ड प्लास्टिक बैग ले लेते हैं। तो 3 कंडीशन हमने यहाँ पे रख ली है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखो हम क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं इसमें। स्टेप्स, टेक 3 बोल है ना, उसका नंबरिंग कर दो A B and C। टेक 3 बोल A B and C, ठीक है, एंड उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ब्रेड ऐड कर देंगे, एंड प्लेस अ स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रेड। तीनों में हमने थोड़ा थोड़ा सा ब्रेड डाल दिया। नाउ सेकेंड पॉइंट हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि बोल ए में हमने थोड़ा सा ईस्ट डाल दिया एंड उसमें थोड़ा सा हमने वाटर डाल दिया, ठीक है। इन बोल ए एड पिंच ऑफ ईस्ट, हमने उसमें हल्का सा ईस्ट डाल दिया, एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर। ईस्ट डालने के बाद हमने उसमें पानी भी डाल दिया,
और हम क्या करेंगे, उसको कवर करके छोड़ देंगे। ठीक है, कहाँ पे रखेंगे, इसको रख दो वार्म प्लेस पे। ठीक है, एंड कवर इट एंड कीप इट इन वार्म प्लेस। ठीक है, हमने इसको कहां पे रख दिया, वार्म प्लेस में रख दिया। अब बोल बी के बारे में बात करते हैं। ए के बारे में बात हो गई है। इन बोल बी ईस्ट ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। ऐड पिंच ऑफ ईस्ट एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, ईस्ट डाल दिया, वाटर डाल दिया, देन पुट इट इन अ रेफ्रिजरेटर। हमने इसको किसके अंदर डाल दिया भाई, हमने इसको रेफ्रिजरेटर में डाल दिया। अब हम सी के बारे में बात करते हैं। सी को हम कहां रखेंगे, एक प्लास्टिक बैग जो हमारा थर्ड था उसमें हम उसको रख देंगे। नाउ ये हमारा है फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इन बोल सी, अब हम बोल सी के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे भी ऐड पिंच ऑफ ईस्ट, यहां पे भी हम ईस्ट लेंगे, बट डोंट ऐड वाटर, ऐड नहीं करेंगे यहां पे, बट डोंट ऐड वाटर, इसमें हमने पानी नहीं मिलाया है। एंड सील इट इन अ प्लास्टिक बैग, एंड सील इट इन अ प्लास्टिक बैग, और वो प्लास्टिक बैग में हमने उसको रख दिया जहां पे कोई एयर नहीं है, कोई वार्म, कोई ड्राई कंडीशन नहीं है। अब हम इस पूरे कंडीशन को 2 से 3 दिन तक रखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सोचो जरा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, बोल ए के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वार्म कंडीशन थी, मॉइस्ट कंडीशन थी, वहां पे एयर भी था, है ना, तो वहां पे हमें ग्रोथ नजर आ जाएगी एंड लाइक मोल्ड। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या कंडीशन बन जाएगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो हो जाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम बोल सकते हैं कि वार्म कंडीशन में ग्रो होते हैं। ठीक है, बोल ए के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विल शो द मोस्ट ग्रोथ, विल शो द मोस्ट ग्रोथ, है ना, विल शो द मोस्ट ग्रोथ लाइक मोल्ड। कैसा हो जाएगा ये, मोल्ड बोल लो, और फ्लफी। यहां पे बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, फ्लफी ईस्ट बिकॉज, ठीक है, फ्लफी ईस्ट बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे यहां पे, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो बेस्ट इन वार्म कंडीशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो बेस्ट इन वार्म कंडीशंस। क्लियर। अब हम अगर बोल बी की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, बहुत कम ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी हमको, है ना, या फिर ग्रोथ हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि कोल्ड कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते, है ना। सो सेकंड है हमारा बोल बी, विल शो लिटिल और नो ग्रोथ, विल शो लिटिल और नो ग्रोथ, या तो बहुत थोड़ा बहुत ग्रोथ शो करेगा, अदरवाइज वो भी नहीं करेगा। एज कोल्ड कंडीशन इज नॉट सुटेबल
नॉट सुटेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोल्ड कंडीशन इज नॉट सुटेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया? थर्ड वाले के बारे में बात करते हैं अब हम, बोल सी, जिसको हमने प्लास्टिक बैग में रखा था, यहां पे कोई भी ग्रोथ नहीं होगा, विल शो नो ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, यहाँ पे एयर नहीं है, तो ग्रो नहीं हो पाएगा। विल शो नो ग्रोथ, ठीक है, विल शो नो ग्रोथ एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स will show no growth as microorganisms need moisture and air to grow। समझ में आया? क्लियर है? तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या बन गया? यस यहां से हमारा कंक्लूजन क्या बनेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर की जरूरत होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑप्टिमल टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर की जरूरत होती है, ठीक है, ऑप्टिमल टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर ग्रोथ। बेटर ग्रोथ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन सारे चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है, दैट इज वार्म कंडीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7th हमारा क्या है? टेक 2 slice of bread, place 1 slice in a plate near the sink, place another slice near the in the refrigerator। एक सिंक के पास रख दो, एक रेफ्रिजरेटर के पास रख दो। कंपेयर आफ्टर 3 days, और 3 दिन के बाद इनको कंपेयर करो। नोट योर ऑब्जर्वेशन, गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी आपकी और उसका रीजन क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो जो ब्रेड स्लाइस सिंक के पास रखा होगा, ठीक है, जो ब्रेड स्लाइस सिंक के पास रखा होगा, 3 दिन बाद उसमें हमें ग्रीनिश पैचेस नजर आ जाएंगे। लेकिन जो ब्रेड रेफ्रिजरेटर में रखा होगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई मोल्ड नहीं आएगा एंड वो हमें ज्यादा उसमें ऐसा कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा, द ब्रेड स्लाइस, bread slice near the sink likely have mold। इसका मतलब क्या है? ग्रीन और व्हाइट पैचेस आ जाएंगे, ग्रीनिश और व्हाइट पैचेस हमको नजर आएंगे आफ्टर 3 days, ठीक। वहीं जो रेफ्रिजरेटर में हमने रखा है, द ब्रेड स्लाइस, in refrigerator, the bread slice in refrigerator will have little or no mold, will have little or no mold and look mostly unchanged, ठीक है, कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा, and look mostly unchanged, ठीक है। Now
रिजल्ट क्या है? ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन था। रिजल्ट क्या होगा? देखो सिंक के पास कैसी कंडीशन थी? सिंक के पास वार्म कंडीशन थी, है ना, एयर था, वार्म कंडीशन थी, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंगाई जो है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। बट इन रेफ्रिजरेटर कोल्ड कंडीशन था, एंड कोल्ड कंडीशन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रेप्लिकेशंस को प्रिवेंट करता है, उसके मल्टीप्लिकेशन को क्या कर देता है? प्रिवेंट कर देता है। समझ में आ गया? तो रिजल्ट क्या है? नियर द सिंक द कंडीशन इज वार्म, ठीक है, नियर द सिंक कंडीशन कैसी थी? वार्म थी, है ना। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिवाइड रैपिडली, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रैपिडली डिवाइड हो जाएंगे, है ना। एंड फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलो, फंगाई बोलो, या फिर ये बोलो, फंगाई बोलो, ठीक है। फंगाई जो है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, ठीक है। नियर द सिंक द कंडीशन इज वार्म, सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिवाइड रैपिडली। बट इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, but in refrigerator the condition is cold, the condition is cold, condition कैसी है? cold है, which prevent the growth of microorganisms, which prevent the growth of microorganism। तो यहाँ पे जो फंगाई है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, जबकि कोल्ड ये वार्म कंडीशन में फंगाई जो है वो ग्रो कर पाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज, देख लो भाई फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? सो अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे, कर्ड जो है वो बाहर रख गया है, and it become more sour, और वो और खट्टा हो गया। what can be the two possible explanations for this observation? तो क्या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो सकता है? दो एक्सप्लेनेशन बताना है। तो कर्ड के जो बैक्टीरिया है वो अभी भी काम कर रहे हैं, है ना, तो वो और खट्टा उसको और खट्टा बनाए जा रहे हैं। दूसरा जो वार्म टेम्परेचर होता है वो बैक्टीरिया को हेल्प करता है ग्रो करने में, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया कीप वर्किंग, बैक्टीरिया कीप वर्किंग। कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। सो कर्ड हैज बैक्टीरिया, कर्ड हैज बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? कर्ड हैज बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस, ठीक है। कर्ड हैज बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस that feed on milk, है ना, that feed on milk sugar, शुगर में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट टेस्ट होता है। मिल्क शुगर एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है ना, मेकिंग कर्ड सार, मेकिंग कर्ड सार। ये दही को कैसा बना देता है? ये दही को और ज्यादा खट्टा बना देता है। एंड व्हेन लेफ्ट आउट इन वार्म कंडीशन, एंड व्हेन लेफ्ट आउट इन वार्म कंडीशन, और जब ये वार्म कंडीशन में रह जाता है, सो दीज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, देन दीज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस मोर लैक्टिक एसिड, मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस मोर लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से वो और खट्टा हो जाता है, इंक्रीजिंग
सारनेस, वो उसके खट्टेपन को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है. नाउ द सेकेंड कंडीशन वुड बी, सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा? वार्म टेम्परेचर हेल्प बैक्टीरिया, है ना? वार्म टेम्परेचर हेल्प बैक्टीरिया. वार्म टेम्परेचर जो है वो बैक्टीरिया को हेल्प करता है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने में. सो वार्म कंडीशन, warm condition speed up the bacterial activity, वार्म कंडीशन जो है वो बैक्टीरियल एक्टिविटी को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, है ना? एंड कॉजिंग देम टू फर्मेंट द कर्ड फास्टर, एंड causing them to ferment them faster. और वो और जल्दी क्या हो जाएगा? फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, which produce more lactic acid, which produce more लैक्टिक एसिड. और अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो खट्टापन जो है वो बढ़ जाएगा. दिस मेक द कर्ड मोर सार, दिस मेक द कर्ड मोर सार. ये दही को और ज्यादा खट्टा बनाने में हेल्प करेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. तो इसमें भी पार्ट्स है आई थिंक. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. चलो, तो हमने यहाँ पे एक पार्ट ले लिया है, बट यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं कुछ ना. लास्ट क्वेश्चन है. चलो, ये है हमारा पिक्चर यहाँ पे, ठीक है? ये क्या है? हमारा पिक्चर है. अब क्या है भाई? ऑब्जर्व दी सेटअप गिवन in figure 2.5 and answer the following question. What happened to the sugar solution in flask A? Flask A में sugar solution का क्या होगा ये बताना है. फ्लास्क A में sugar solution का क्या होगा? warm sugar solution plus yeast है भाई, yeast डला हुआ है. yeast का काम क्या होता है? तो जब शुगर सोल्यूशन ए मिक्स विथ ईस्ट तो फर्मेंटेशन की वजह से शुगर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और शुगर का ब्रेकडाउन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एंड अ सम अमाउंट ऑफ एल्कोहल भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अमाउंट में एल्कोहल भी प्रोड्यूस होगा. समझ में आया? सो अ शुगर सोल्यूशन इन फ्लास्क ए किसके साथ ऐड हो रहा है? ईस्ट के साथ ऐड हो रहा है. अ शुगर सोल्यूशन इन फ्लास्क ए ऐड विद ईस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ईस्ट प्रोड्यूस carbon dioxide and alcohol after fermentation. ठीक है, फर्मेंटेशन के बाद यहां से क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा यहां से, और दूसरी चीज क्या होगी? एल्कोहल प्रोड्यूस होगा, मेकिंग द सोल्यूशन बबली, है ना, बबल्स प्रोड्यूस होंगे यहां से, मेकिंग द सोल्यूशन बबली. ठीक, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट. सो द सेकेंड पार्ट इज हाउ डू यू ऑब्जर्व इन अ टेस्ट ट्यूब. नहीं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन अ टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर एंड हाउ डू यू थिंक दिस हैपन. 4 घंटे के बाद, 4 आवर के बाद हमको क्या दिखाई देगा भाई? कि टेस्ट ट्यूब बी में, टेस्ट ट्यूब बी में क्या है? टेस्ट ट्यूब बी में लाइम वाटर है, ये हमने अभी पढ़ा.
सो इन जब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो ये टर्न लाइम वाटर मिल्की एक क्लाउडी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा. दिस कंफर्म दैट कि ईस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस किया है. सो इन टेस्ट ट्यूब बी उसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, उसमें ऑलरेडी लाइम वाटर प्रेजेंट है ना. दी लाइम वाटर टर्न मिल्की. लाइम वाटर जो है वो क्या बन जाएगा, मिल्की बन जाएगा आफ्टर 4 आवर. लाइम वाटर टर्न मिल्की आफ्टर 4 आवर. दिस हैपन्स बिकॉज ये क्यों हो रहा है, बिकॉज the carbon dioxide gas is present in test tube A. ठीक है, react with lime water and produce cloudy substance. लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्लाउडी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, दिस कन्फर्म ईस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. दिस कन्फर्म ईस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वाला पार्ट क्या है, यहां पे पूरा ही ले लें हम. चलो, थर्ड पार्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए. अगर हम फ्लास्क ए में ईस्ट को ऐड नहीं करेंगे, तो क्या होगा बताओ. कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होगा. जो शुगर था उसमें वैसा का वैसे ही रह जाएगा एंड लाइम वाटर जो है वो भी मिल्की कन्वर्ट नहीं होगा. समझ में आया, क्लियर है. सो इफ ईस्ट इज नॉट present in test tube A, then no carbon dioxide will produce, and sugar will remain unchanged. And in test tube B, no cloudy substance formed. No cloudy substance will form. कोई क्लाउडी सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर हम ईस्ट ऐड नहीं करेंगे. तो सारी की सारी कहानी किसकी है, ईस्ट की ही है. समझ में आया. तो यहाँ पे बेटा हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट सेकेंड चैप्टर के. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. समझ में आ रहा है. तो आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं आपको समझ में आया होगा. प्लस अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, बाकी का डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.